Okay, welcome to this second part. Let it begins from the para 7. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. Here, now the life of his young age has started. In this young age, he was, as I have already discussed, that he was looking very handsome. So this is his personal life, which is discussed here. He also felt a special interest in a fellow student. Fellow student means the co-student who read or who study with you. The name of the student is Mileva Merrick. तो आइंस्टाइन के साथ उनके एक फेलो स्टूडेंट थी, उनके साथ जो पढ़ती थी, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. जिसे वो क्या वो भी क्या थी, एक क्लेवर क्रिएचर थी. क्लेवर क्रिएचर का मतलब होता है इंटेलिजेंट. जितना जो उनको शौक था, जो पढ़ाई का शौक उसको था, आइंस्टाइन को वैसा ही शौक उन्हें भी था. तो बहुत ही बुकिश थी एक प्रकार से वो. तो बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी जिनका नाम था मिलेवा मैरिक. तो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड. सर्ब मतलब होता है सर्बेरिया के रहने वाली थी वो, ठीक है, इसलिए उनको सर्ब कहा गया. तो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री. अभी स्विट्ज़रलैंड काय के लिए आई थी? स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी कि जो यूनिवर्सिटी है ज्यूरिक की, वही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी उस समय जो लेडीज़ लोगों को या विमेन लोगों को डिग्री देती थी. ठीक है, उससे पहले लेडीज़ लोग या विमेंस लोग जो थी वो उतना पढ़ने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए नहीं जाती थी. ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटी अलाउ भी नहीं करती थी. लेकिन ये ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे वुमेन्स को एडमिशन मिल जाता था. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन. एलाई का मतलब होता है उस एक फ्रेंड की तरह थी, एक उनकी दोस्त की तरह थी, ठीक है, एसोसिएट की तरह थी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट एक जैसा था. तो वो उनके साथ अच्छे पार्टनर थी, अच्छी फ्रेंड थी, तो एज ए अलाई थी उनकी. ठीक है, उन्हीं के साथ वो हर प्रोजेक्ट करते थे. तो अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. फिलिस्टीन्स का मतलब क्या होता है? फिलिस्टीन्स का मतलब होता है ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक. तो ऐसे लोग जिन्हें आर्ट पसंद नहीं, लिटरेचर पसंद नहीं या म्यूजिक पसंद नहीं, तो और ऐसे लोग जो ये चीज़ें जिन लोगों को पसंद होती है उन्हें वो लोग पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, गाना बजाने वाले लोग उस समय ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते थे. ठीक है, या आर्ट में या म्यूज़िक में रहने वाले इंटरेस्ट लोगों को वो लोग पसंद नहीं करते थे. तो ऐसे ग्रुप के जो लोग होते थे उन्हें फिलिस्टीन कहते थे. ठीक है, तो ये लोग जो थे ये फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट ही रहते थे. मतलब कुछ लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे और ये दूसरों से अलग थे. ठीक है, तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. तो आइंस्टाइन ने भी उनमें यही देखा कि ये जो मेरे पार्टनर है, जो मेरे दोस्त है, ये भी किसके खिलाफ है? फिलिस्टीन्स के खिलाफ है. ठीक है, दूस पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. तो क्या था कि ऐसे लोग जो चाहे फैमिली में हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, हमेशा क्या होते थे, इन लोग दूसरों से कुछ अलग करते थे, दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, दूसरों की बातों को एकदम से मान नहीं लेते थे. ठीक है, फॉलो नहीं करते थे. हम हमेशा लोगों को अलग सोच देते थे. इसलिए लोग ये उन लोगों से क्या थे? अलग थे, ऑड्स थे. द कपल फेल इन लव. अब ये दोनों आपस में प्यार भी करने लगते हैं. दे फॉल इन लव. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स. अब लेटर्स, अब उस समय का जो ज़माना था वो लव लेटर्स का ज़माना हुआ करता था. तो लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन. जो लेटर्स भी यदि वो कभी लिखते थे एक दूसरे को, तो उसमें भी क्या था, एक मिक्सचर दिखाई देता था साइंस का
विथ टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब होती है मासूमियत या बहुत ही मुलायमता, ठीक है, बहुत ही सॉफ्टली लिखा जाना। तो जो साइंटिफिक तरीके से लिखा जाता, साइंस का मिक्सचर था। कैसे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रोट आइंस्टाइन। एक बार आइंस्टाइन लिखते हैं अपने लेटर में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो ये यहाँ पे देखिए आपको दिखता है कि उन्हें वो कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँगा जब हमारे साथ हम दोनों का जो किया हुआ रिलेटिविटी का काम है, यानी साइंस आ गए यहाँ पे, रिलेटिविटी पे जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जब उसका एक अंत होगा जीत के साथ, विक्टोरियस कंक्लूजन निकलेगा उसका, तो वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का होगा। तो यहाँ पे भी उनकी जो बातें होती थी, यहाँ पे भी वो क्या बात कर रहे हैं उसमें अपनी बातों पे वो साइंस को भी ला लेते थे। पैराग्राफ 8, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो 1900 तक उनकी एज कितनी हो गई, 21 की हो गई। अब वो ग्रेजुएट भी हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट बन गए, प्राइवेट ट्यूशन देने लगे, ठीक है। फिर कुछ 1-2 साल के बाद 1902 में क्या हुआ, उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया। कहाँ पे, बर्न एक जगह का नाम है, ठीक है। बर्न का एक ऑफिस था, जो ऑफिस था पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस क्या काम करता है, पेटेंट ऑफिस का काम होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट उस समय हुए थे हैं उसकी जांच करते हैं कि ये पेटेंट ओरिजिनल है या इस है कि नहीं है, और ये इन्वेंशन जो है ये कहीं किसी दूसरे से चुराई तो नहीं गई है, या ये कितनी जेन्यून है, ठीक है, और ये ओरिजिनल है, वगैरह वगैरह सब चीज़ों की यहाँ पे इस पेटेंट ऑफिस में रजिस्ट्री उस प्रकार से होती है। उसी तरह से यहाँ पे ये पेटेंट को डॉक्यूमेंट जो होते हैं वहाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड होते थे। तो वो उनका काम था कि वो एक एक्सपर्ट के तौर पे उसको सब जांच करना। तो वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जैसे कि वो वहाँ पे काम तो कर रहे थे कि दूसरों के किए गए इन्वेंशन को असेस करते थे, चेक करते थे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। लेकिन साथ ही साथ वो अपने खुद की जो इन्वेंशन जो उनके दिमाग में रिलेटिविटी की लेकर चलती रहती थी उनको भी वो डेवलप कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो उनको अच्छा मौका मिल रहा था वहाँ पे कि साइंस के बीच में और इन्वेंशन और ये सब के बीच में वो अपनी भी, उनकी भी जो इच्छा थी रिलेटिविटी की, अब उनके अंदर जो इन्वेंशन करने की जो इच्छा थी या कुछ ढूंढ पाने की जो इच्छा थी, या जिज्ञासा वाली जो क्यूरियोसिटी थी उनकी, वो वहाँ पे उनकी फुलफिल हो पा रही थी। तो ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब वो जो जहाँ पे बैठे रहते थे, जो उनका टेबल था, वो टेबल में लोग मजाक से बोल दिया करते थे कि यार तुमने क्या किया, अपने टेबल पे पूरा फिजिक्स को फैला दिया। तो ये पेटेंट ऑफिस है या फिर ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस है, क्योंकि फिजिक्स की बहुत सारी किताबें, बहुत सारी थियोरेटिकल बुक्स वगैरह सब उनके टेबल पर रखी रहती थी, ठीक है। तो इस तरह का नज़ारा वो ऑफिस में हुआ करता था। लोग मजाक से ये कहते भी थे कि तुमने फिजिक्स की यहाँ दुकान लगा रखी है, वगैरह वगैरह। तो चलो नेक्स्ट 9th, one of the famous paper of 1905 Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। अब 1905 में उन्होंने अपनी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते, स्थिर नहीं हो सकते। टाइम भी बदल जाता है, डिस्टेंस भी बदल जाएगा टाइम के अनुसार। डिस्टेंस और टाइम जो होते हैं वो टाइम, ये दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम नहीं हो सकती। तो मेजर्ड इन इट्स एंड नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। तो समय जो होता है किसी दूसरे के लिए अलग हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। डिस्टेंस भी कभी कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसकी एक यूनिट नहीं है। अब उसको ये बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, अगर दो घड़ी हमने साथ में शुरू करें तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, आगे पीछे चलने लगती है, ठीक है। ऐसा रिलेटिविटी
जो थ्योरी थी उसमें एग्जांपल दिया जा रहा है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो आगे चल के उन्होंने इसी पर आज जब काम किया और फिर दुनिया को एक बहुत ही फेमस फार्मूला दिया था जो था E=mc²। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे E का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर एनर्जी, एंड मास एंड M फॉर मास, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा मजाक में उन्होंने कभी समझाने की कोशिश करी कि रिलेटिविटी को आप कैसे समझोगे। अगर समझना चाहो कि रिलेटिविटी होती है क्या, क्या रिलेशन होता है टाइम और डिस्टेंस का, तो अगर इसको हम समझना चाहे तो बहुत यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़िए। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मजाक में बाहर के लिखने के लिए बोलेंगे तो आप सोचोगे कि मैं कब से लिख रहा हूँ, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे तक आप एक ही इस पे नहीं लिख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से उन्होंने मजाक में बात समझाने की कोशिश करी थी। चलो नेक्स्ट। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. अब जहाँ आइंस्टाइन फिजिक्स के बड़े बड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे या लगे हुए थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी। अनरेवलिंग मतलब होता है कि स्टार्टिंग टू फेल, मतलब कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आ रही थी, मतलब उनकी लाइफ प्राइवेट लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। तो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी। अब एल्बर्ट चाहते थे कि जब उनकी ये जो स्टडी है ये जब ख़त्म हो जाए तब वो मिलेवा से शादी करेंगे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो उसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब उसकी माँ को जब उन्होंने बताया मिलेवा के बारे में, तो मिलेवा को जब पता चला कि मिलेवा जो है ये तो उनसे उम्र में 3 साल बड़ी है, और तो मिलेवा कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, ठीक है, मतलब पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ी लिखी हैं। उस समय लेडीज़ विमेंस जो थी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ करती, लेकिन वो भी एक साइंटिस्ट थी। तो वो इस बात से भी परेशान थी कि ये तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्या ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को संभाल पाएंगी। तो और वो कहती थी कि ये तो तुम्हारे जैसी किताबी कीड़े जैसी है, दिन भर पढ़ती रहती है। तो हिज मदर सेड आइंस्टाइन, तो ये बात उन्होंने जब उसकी माँ ने आइंस्टाइन कही, तो आइंस्टाइन ने अपनी वेडिंग को क्या कर दिया, प्लान कैंसिल कर दिया, तो वेडिंग ऑफ कर दी, अभी बात ही नहीं करना है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पोस्टपोन कर दी शादी को। फिर द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो फिर आगे चल के उन्होंने कब शादी कर ली, जनवरी 1903 में फिर उनकी शादी हुई। एंड हैड 2 सन्स, और उसके बाद फिर उनके 2 बच्चे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद क्या हो गए, शादी थोड़ी सी सही नहीं चल रही थी, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आ गई, रिश्ते थोड़े कमज़ोर हो गए, फाल्टर्ड हो गए, बिकम वीक। तो मैरिज फाल्टर्ड मीन्स होती है कि रिलेशनशिप थोड़ी सी वीक हो गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब क्योंकि वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, साइंटिस्ट थी, तो वो भी कुछ करना चाहती थी, कुछ जॉब या फिर कुछ इन्वेंशन करना चाहती थी, लेकिन वो घर के कारण, एक हाउसवाइफ बनने के कारण वो सब ये चीज़ नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका दम घर में घुट रहा था। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। तो ये सब चीज़ें उनकी झगड़े की वजह बनती थी, वो घर में रहा करती थी, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि आगे जाके 1990 में उनका डिवोर्स हो गया। तो आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर। तो आइंस्टाइन ने भी क्या हुआ, फिर जिस वर्ष उनका डिवोर्स हुआ था उसी साल उन्होंने फिर दूसरी शादी भी कर ली, उनकी एक कजिन थी इल्सा, उनसे।
तो आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्साइट विद द राइज टू वर्ल्ड फेम। कॉन्साइट का मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो जहाँ उनका पर्सनल, he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। तो साथ ही साथ उनकी जो रिलेटिविटी की खोज थी वो भी हो गई थी। तो उन्होंने पहली बार जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी, जिसके कारण उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है रिलेटिविटी पर। तो एन एक्लिप्स ऑफ द सन An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। तो एक एक्लिप्स होने वाला था 1919 में, जो थ्योरी उन्होंने 1915 में ही दे दी थी कि जो एक्लिप्स होगा 1999 में, उसमें ये बात प्रूफ हो गई थी कि आइंस्टाइन ने जो बात पहले ही बोल दी थी वो कितनी सच हुई। क्या बोल दिया था उन्होंने कि आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। पहले ही उन्होंने बता दिया था, इन एडवांस में बता दिया था कि द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि जो लाइट, जो तारों से जो लाइट आती है वो एक्लिप्स के कारण क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो स्टार से जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो सूर्य के मतलब सूर्य ग्रहण होने के कारण क्या होगा, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कितने परसेंटेज से, कितने डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट होगी वो भी उन्होंने कैलकुलेशन में बता दिया था। तो द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब जब 1999 में वो जब एक्लिप्स हुआ और वो सच में वो चीज़ उनकी जो 1950 में बताई हुई थी वो प्रूफ हो गई, तो न्यूज़पेपर ने उन्होंने क्या लिखा, ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन हो गई उस समय उनके लिए, ठीक है, कि पहले ही ये बात बता दी गई थी, कितनी सटीकता से बात उन्होंने कैलकुलेट कर ली थी। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। तो जब नाजिस, आपने पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी होगी वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, जर्मनी में नाजिस का पावर आ गई थी, मतलब हिटलर का ज़माना आ गया था। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी से फिर वो चले गए, क्योंकि वो उनको जो नाजिस का जो फासिज्म था वो उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने फिर वो अमेरिका की तरफ चले गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। तो जब फिर बाद में 5 साल के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूज़न पर क्या होने लगे, एक्सपेरिमेंट होने लगे, ठीक है, तो जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सब क्या हो रहे थे, बहुत ही उससे दुखी हो रहे थे कि ये जो हिटलर है ये बर्लिन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो टेस्ट कर रहे हैं, परमाणु निरीक्षण जो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है दुनिया के लिए, क्योंकि इससे क्या होगी, दुनिया तबाह हो सकती है। तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। तो वो फासिज्म को पसंद नहीं करते थे, तो उससे दूर हो गए लोग। हिटलर के नाजी शाह जो था, ठीक है, फासिज्म मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप। तो जो हिटलर की डिक्टेटरशिप थी उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब बहुत दुखी थे। तो जस्ट एन आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और सभी साइंटिस्ट इस बात से दुखी थे कि ऐसा ना हो कि नाजिस क्या कर ले, उनके एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए और वो क्या बना ले, एटॉमिक बॉम्ब बना ले, ठीक है। इस बात से क्या थे, वो बहुत ही सभी अमेरिकन फिजिसिस्ट नाराज थे, दुखी थे। लेकिन वैसे ही हुआ आगे जाके भी। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो ये बात सभी साइंटिस्ट को पता थी कि अगर एटॉमिक बम बन गया तो क्या होगा। तो इसी बात को बताने के लिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो उस समय कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे। आप पिक्चर देख रहे हैं इधर साइड में आपको उनकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी।
तो 2 अगस्त को उन्होंने ये लेटर लिखा था 1939 में। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, तो जिसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर ऐसा बम कोई बन गया तो एक बम यदि किसी पोर्ट में, पोर्ट मतलब बंदरगाह में यदि डाल दिया जाएगा तो पोर्ट तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट पर उनका कोई असर नहीं उनके लेटर का। तो द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट टू देयर ओन। ऊपर से क्या हुआ कि अमेरिका ने खुद उनसे पहले एटॉमिक जो बम था उसका प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि हमको पता ही है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय फिर क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान के 2 सिटी जो थी हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में क्या कर दिया था, बम न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, बम गिरा दिए थे। हालांकि हिटलर ने नहीं गिराया, लेकिन क्या उससे पहले ही अमेरिका ने गिरा दिया था। तो आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब वर्ल्ड वार के बाद, जैसे आपको मालूम है कि वर्ल्ड वार के बाद किसका गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन बना था। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो सब हो गया तो यूनाइटेड नेशन को भी उन्होंने लेटर लिखा और उसमें बताया कि किस तरह से अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कि किस तरह से अगर इस तरह से ये प्रशिक्षण किए जाएंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने लेटर में लिख के बताई थी, लेकिन फिर भी रूजवेल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड मतलब आने वाले 10 सालों के बाद आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, agitating for an end of the arm buildup and using his popularity to campaign for the peace and democracy। तो आगे जाके फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान किस पे लगाया, पीस के लिए, कि किस तरह से शांति से रहा जाए, डेमोक्रेसी डेवलप हो, उस पर उन्होंने भी ध्यान केंद्रित किया। और बड़ा पछताते थे कि उन्होंने जो खोज की थी उसका लोगों ने इस तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। फिर 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई। वो उस समय 76 ईयर्स के थे, और लेकिन उनकी डेथ के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया कि वो कितने बड़े विजनरीज थे। विजनरी का मतलब होता है जो फ्यूचर देख लेते हैं, जिन्हें पता होता है आगे क्या होगा। ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। तो उनकी एक विज़न था, एक वो भविष्य को देख पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। तो वो एक बहुत विजनरी पर्सनालिटी के रूप में वो जाने लगे, और साथ ही साथ कि एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी दुनिया उनको एक्सेप्ट करने लगी। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। वी विल